माँ वीणा पाणी को प्रणाम। शिवम के इस प्यारे से आवास पर हम दो राष्ट्रीय कवियों के साथ आज उपस्थित है। मैं आपका परिचय कराऊंगा और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय रुक्मिणी जी के सम्मान में प्यार में एक छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। उसके बाद में दो श्रेष्ठ कवियों का छोटा सा परिचय देके आपको काव्य में सराबोर करने का एक प्रयोजन है। गीत गंगा में आप नहाएं, मैं शुरू कर रहा हूँ। भगवती भारती शारदे भगवती भारती शारदे जय कमल शुभ मंगल वरदे भगवती भारती शारदे वीणा पाणी रुचिर स्वर ललिते जय विद्यादानी विशारदे भगवती भारती जय भारती जय भारती शारदे। इस छोटी सी वंदना के साथ भले ही संख्या की दृष्टि से ये गोष्ठी हो सकता है बड़ी नगण्य सी महसूस कर रहे हो। अब मैं परिचय कराता हूँ। उदयपुर से पधारे मेरे राष्ट्रीय कवि, हास्य और व्यंग्य के और गीतों के राजकुमार प्रकाश जी नागौरी साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष भूमिका मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जब मैं चाहूँगा कि इन क्षणों को मैं बचाऊँ, मैं उन्हें पूरा सुनूँ, आप उन्हें पूरा सुने। मेरे आगे बैठे हैं इस शिक्षा जगत के देदीप्य नक्षत्र, हमारे आदरणीय बड़े प्रिय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जगत का एक ऐसा सितारा जो काव्य में देश में अलग पहचान, भाई प्रहलाद पारीक साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं राजेंद्र गोपाल व्यास भीलवाड़ा से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम भाई प्रकाश नागौरी जी से ही करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आदरणीय भाई साहब प्रकाश जी नागौरी। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब। मेरे जीवन की शायद ये पहली ऐसी अनौपचारिक गोष्ठी होगी जी। और जैसा परिचय आपने यहाँ के परिवार का दिया है, मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही कमरे में अपने बीच के अंदर गुनगुनाता हुआ कविता पाठ सच है। क्योंकि मेरा मानना है साहब कि व्यक्ति जब अपने को ही अपने आप को सुनाने की कोशिश करता है तो उसके मन से वो तरंगें निकलती है जिसका आभास या कल्पना कभी हकीकत में नहीं हो सकती। और आदरणीय व्यास जी ने जैसा परिवार के बारे में बताया है, भाई त्रिलोक जी, कैलाश जी त्रिवेदी, आपके बारे में बताया कि आप बहुत अच्छा अखबार निकालते हो। भीलवाड़ा का बहुत पुराना अखबार है, सायकालीन अखबार निकलता है यहाँ से लोक जीवन के नाम से। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हम ऐसे परिवार के बीच में आज एक काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने वाले हैं जो साहित्य से बहुत अच्छा नाता रखता है। क्योंकि अखबार की सुर्खियाँ या अखबार का शब्द अपने आप में एक अध्यात्म का परिचायक होता है। एक पंक्ति भी अगर किसी के मन से निकलती है तो मान के चलेगा कि उसने अध्यात्म की आराधना की है। तो आध्यात्मिक परिवार के बीच में ऐसा एक सुअवसर श्रद्धेय व्यास जी ने यहाँ पर मुझे प्रदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई प्रहलाद पारीक मेरे बहुत पुराने, बहुत बचपन के मित्र हैं, बहुत अनेक मंचों पर हम साथ रहे हैं और ऐसी अटखेलियाँ करी हैं साथ में कि शायद उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जीवन को जिया है मंचों को। तो मैं अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करता हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा पढ़ूँ कि आपके अंतर्मन को झंकृत करने के लिए सफल हो जाए जी। शुरुआत करता हूँ कि नन्ही कलम जब हाथ में हलचल मचाती है, नन्ही कलम
जब हाथ में हलचल मचाती है, उमड़ती भावना जब शब्द से शादी रचाती है, जब भटकते सोच खंडित आस्था संग सो गए, दर्द के साए में कितने गीत पैदा हो गए, और गीत की चैतन्यता जब जग जगाती है, मेरे इस कंठ से मां शारदे खुद गीत गाते हैं। क्योंकि मैं गीत न तो गाता हूँ न गीत पढ़ता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीत को प्रवाहित करूँ। जो लोग प्रवाह के कलकल की ध्वनि सुनकर आनंदित होते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ जो शब्दों के साथ जी करके इस गीत के साथ में अपने जीवन की यात्रा करें, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और पहला गीत आपके सामने पढ़ता हूँ। जैसा भाई व्यास जी ने मेरे बारे में कहा, मैं मंचों पर लगभग 40 साल से हूँ और दुनिया भर के कवि सम्मेलनों का संचालन कर लिया। एक हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में मेरी पहचान पूरे देश में हुई है, लेकिन मूलतया मैं गीतकार हूँ। व्यक्ति कोई बात सुन करके हंस तो सकता है, लेकिन वो हंसी उसके जीवन में स्थायी नहीं रह सकती। हम हमारे जीवन के 40 साल पुराने फिल्मी गीतों को भी आज हम अकेले में गुनगुनाते हैं। तो मेरा मानना है कि गीत जीवन के साथ चलता है, जिसको आप कभी भी गुनगुना सकते हैं। तो मेरी मूल विधा गीत की है। मैं पहला गीत देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि ये बदला हुआ दौर है। जब व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के प्यार से निपट लेता है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है। ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं इसके विपरीत चलता हूँ और मैं पहले देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये गीत मैंने उस समय लिखा था जब मेरे पास 2-3 विदेशों से कवि सम्मेलन के निमंत्रण आए थे। तब मैंने सोचा कि मैं अपने देश में जो कुछ नहीं है वो अगर वहाँ जाके पढ़ूंगा तो शायद ये मेरे देश का अपमान होगा। तो मैंने कोशिश की कि मेरे देश में ऐसा क्या है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या अन्य राष्ट्रों में पर्यटकों की संख्या के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार हिंदुस्तान की माटी को चूमा जाए और फिर अपने देश लौट जाए। तो मैंने सोचा कि मेरे देश में ऐसा क्या है, बस वही मैंने बताया है। और इस गीत की भूमिका में इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं बहुत पुराने, जो अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट है पिछले 35-40 सालों से। उनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई और जो कुछ उन्होंने बताया कि वो भारत क्यों लौटना चाहते हैं, तो ये मिला जुला मैंने गीत बनाया है। वो गीत सभा में समर्पित करता हूँ कि मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। वायुयान नाव में तो डोलते रहे, जाने कितनी बोलियां बोलते रहे, अपनी ही बोली में संदेश चाहिए। मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए, मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। जब व्यक्ति अपने गांव, अपना शहर और अपना देश छोड़ करके विदेशों में बस जाता है, एक क्षण तो आता होगा जब उसे अपनी माटी की याद आती होगी। तब वो क्या सोचता होगा, यही मेरा गीत का पहला बंद है कि भूल ही गया वो गोद जिसमें पला, भूल गया वो जमीन जिस पे चला, याद भी नहीं है वो गली वो मोहल्ला, होलियों पे टोलियों में किया हल्ला। याद जब आए मुझे मेरा बचपन, ऐसा लगता है देखा हो कोई सपन। काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। तीज व त्योहारों को मनाने के लिए बिछुड़े सगे संबंधी शेष चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। इस देश में जितनी चीजें हैं वो सारी गिनाना चाहता हूं दूसरे मंद में, जो विश्व के अन्य किसी भी राष्ट्र में नहीं है। कि पावन यहाँ पे कितनी ही नदियां,
पत्थरों को पूजते हुई है सदियां, राम एक वचन पे वन को गए, कृष्ण जिंदगी का अर्थ कर्म कह गए। अहिंसा का सबक सिखाए महावीर, बुद्धत्व भी बुद्ध को मिला जो खाई खीर। विवेकानंद से मिली थी ज्ञान की दिशा, लंगोटी वाले बापू से आजादी की उषा। देश हित बेटे दीवारों में चुने, मुझे उस देश में प्रवेश चाहिए। देश हित बेटे दीवारों में चुने, मुझे उस देश में प्रवेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। जब व्यक्ति सोचता है विदेश में रहने वाला, और उसकी अंतरात्मा जब जगती है और वो कहती है कि बेटा बहुत कुछ हो गया, अब देश आजा, मुझे संभाल, उस परिकल्पना को मैंने आखिरी मन में मानने की कोशिश की है। और मेरा मानना है साहब कि व्यक्ति एक उम्र के बाद विदेश में रहने के बाद अपने वतन क्यों लौटना चाहता है, ये मेरा मानना है। अगर वो हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपनाता है और उसके मानने वाला है। मेरे एक मित्र से जब बात हुई थी और उसने जो कुछ भाव मुझे बताए, मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि विदेशों में रहने वाले हिंदू व्यक्तियों की मानसिकता यह रहती है कि मैं रहूं कहीं पर भी, लेकिन मरूं तो हिंदुस्तान में आके मरूं। और अगर ये संभव नहीं है तो मैं मरूं कहीं भी, लेकिन जलूं मेरे हिंदुस्तान में आके। और ईश्वर अगर ये भी संभव नहीं है तो कम से कम इतनी मेहरबानी तो करना कि मेरी अस्थियों में गंगा में प्रवाहित कर सके, बस इतनी कृपा करना। इस मानसिकता से वो हिंदुस्तान वापिस आना चाहता है। यही मेरा तीसरा बंद है गीत का आखिरी बंद कि दौलत कमाई पर हो गए गंवार, देश कहे आजा बेटे मुझको संवार। तू वहां गया तो था किताब के लिए, अब जी रहा है तू खिताब के लिए। तू वहां गया तो था किताब के लिए, अब जी रहा है तू खिताब के लिए। अब तक जिया हूं मैं ऐश के लिए, अब मैं जीऊंगा मेरे देश के लिए। सावन के मोर सा मैं झूम जाऊंगा, आके माटी अब तुझे चूम जाऊंगा। सावन के मोर सा मैं झूम जाऊंगा, आके माटी अब तुझे चूम जाऊंगा। मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए। मेरे अंतिम संस्कार के लिए काशी हरिद्वार ऋषिकेश चाहिए। मुझे मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। वायुयान नाव में तो डोलते रहे, जाने कितनी बोलियां बोलते रहे। अपनी ही बोली में संदेश चाहिए, मुझे बस मेरा परिवेश चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब।